मैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में आज आपको आदर्शवाद पढ़ाना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं हम लोग अपने कंटेंट की तरफ। आज हम आदर्शवाद पढ़ाएंगे आपको। हमने इसमें आपको बताया है आइडियाइज्म। आइडियाइज्म, आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियाइज्म कहते हैं। आइडियाइज्म दो शब्दों से मिलकर के बना है बच्चों, आइडिया और इज्म। ऐसे अंग्रेजी में जब हम कह रहे हैं तो आइडियालिज्म आता है। क्या आता है यहाँ पर? आइडियालिज्म। आइडियालिज्म शब्द हमारे पास आता है और यहाँ पर ये जो यल है ये क्या है? मौन है। क्या है ये? यल मौन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर यल जो है वो मौन है। तो आइडियालिज्म, इसलिए इसको जब हम दो भागों में डिवाइड करेंगे आइडियाइज्म हो जाएगा। आइडियालिज्म को हम आइडियाइज्म के नाम से जानेंगे फिर। और आइडिया मीन्स होता है विचार, इज्म मीन्स होता है वाद। इसलिए हम इन दोनों शब्दों के अर्थ को जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आइडियाइज्म, आदर्शवाद को हम किस नाम से जानेंगे? विचारवाद के नाम से। किस वाद के नाम से जानेंगे? विचारवाद के नाम से जानेंगे बच्चों। इसको क्या कहते हैं? विचारवाद। विचारवाद के नाम से शैक्षिक जगत में आदर्शवाद का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो बिना विचारों के नहीं हो सकता। हम चाहे जो भी कर लें, लेकिन जब तक विचार हमारे मन में नहीं आता किसी भी चीज़ के प्रति, कोई भी चीज़ हमको दिखती है, जिज्ञासा, देखने के बाद एक विचार आता है, फिर उस विचार को हम क्रियान्वित करने के लिए सोचते हैं। विचार हमको दिखाई नहीं देता है। आदर्शवाद में सबसे बड़ी चीज़ है विचार, और विचार हमको दिखाई नहीं देता। व्यवहारिक रूप उसका दिखाई देता है, विचार हमको दिखाई नहीं देता। और बिना विचार के मानव का जीवन संभव नहीं है। मानव जब इस धराधाम पर अवतरित होता है, जन्म लेता है, तब से लेकर के जब तक वो जीता है विचारों के साथ जीता है। बिना विचार के ये आदर्शवाद, मानव का जीवन संभव ही नहीं है। आदर्शवाद शिक्षा की व्यवहारिक, नैतिक और सरल स्थिति में हमको पहुंचाता है। आदर्शवाद आपको बताया हमने दो शब्दों से मिलकर के बना है, आइडिया और इज्म, जिसमें यल मौन है। और दोनों शाब्दिक अर्थ से अगर हम इसका अर्थ निकालें तो ये होता है आइडिया इज्म, और इसका अर्थ निकलेगा विचारवाद, जैसा कि आपने लिखा होगा, देखा। हम जानते हैं कि आपको ये भी पता होगा प्रकृतिवाद जड़ को मानता है और पुद्गल को ही चरम सत्ता स्वीकार करता है तथा मन को पुद्गल का प्रकटतन समझता है। जबकि आदर्शवाद क्या करता है बच्चों? आदर्शवाद मन की चरम सत्ता को स्वीकार करता है और पुद्गल को गौड़ स्थान देता है। मन को चरम सत्ता इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि आइडियाइज्म, क्योंकि विचार का ही महत्व है, विचार का ही महत्व है। आदर्शवाद में तीन मुख्य चीज़ें हैं जिस पर हमारा पूरा आदर्शवाद चलता है। एक है, दो, तीन। शाश्वत मूल्य। क्या है? शाश्वत मूल्य। शाश्वत मूल्य पहला है सत्यम, शिवम और सुंदरम। इन्हीं तीन शाश्वत मूल्यों पर हमारा आदर्शवाद टिका हुआ है। इन्हीं तीन शाश्वत मूल्यों पर हमारा आदर्शवाद टिका हुआ है। यही इसके मुख्य तत्व हैं। शाश्वत मूल्य ही आदर्शवाद के मूल तत्व के लिए माने जाते हैं, जिसकी वजह से हम आदर्शवाद को जानते हैं। आदर्शवाद कहता है कि राज्य मानव समुदाय नहीं है, राज्य मानव समुदाय नहीं है, अपितु यह परिपूर्ण विवेक है। मानव समुदाय के लिए राज्य नैतिकता का मान्य एवं मूर्त रूप है।
राज्य की भौतिक सत्ता नहीं है। आदर्शवाद कहता है कि राज्य की कोई भौतिक सत्ता नहीं है, जो भी है वो विचारों के माध्यम से है। अगर विचार नहीं है तो राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता बिना किसी विचार के, बिना किसी विचार के, क्योंकि विचार ही शाश्वत है। जबकि कहते हैं, जब हम इसको तीनों की तुलना करेंगे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, तब आपको पता चलेगा कि आदर्शवाद के अर्थ, प्रकृतिवाद के अर्थ, प्रयोजनवाद के अर्थ को देखते हुए हम ये समझेंगे कि आदर्शवाद क्या कहता है, प्रकृतिवाद क्या कहता है और प्रयोजनवाद क्या कहता है। जहाँ विचार को सत्ता मानता है आदर्शवाद, वहीं पर प्रकृति जड़ को सत्ता मानती है, प्रकृति को सत्ता मानती है, और प्रयोजनवाद दोनों के मिक्सअप विचारों को लेकर के चलता है। ठीक ना। तो बात करते हैं हम, जहाँ मानसिक पहलू आदर्शवाद में स्वाभाविक इच्छा से, आदर्शवाद के अनुसार राज्य की भौतिक सत्ता नहीं है, बल्कि यह इसको क्या मानते हैं, मानसिक पहलू मानते हैं। आदर्शवाद को क्या मानते हैं, मानसिक पहलू केवल मानते हैं, और कहते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, यह मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा से उद्धृत हुआ है, मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा से, विचारों से जन्म हुआ है इसका। जैसा कि विचार की आदर्शवाद, ये विचारवाद ये कहता है कि विचार ही मुख्य है, विचार ही मुख्य है, ये शाश्वत है, विचार ही मुख्य है। विचार ही मुख्य है, विचार को ही सर्वोत्तम सत्ता मानता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि मन की इच्छा के अनुसार, मन की जो मानसिक पहलू है, हमारा मानसिक जो स्थिति है, मन की जो स्थिति है, वो विचारों से ही बनती है। सोसाइटी में आज जितनी भी चीज़ें समाज में आपको दिखाई दे रही हैं, हमारे यहाँ आप जिस टेक्नोलॉजी के ज़रिए पढ़ रहे हैं, ये हमारे आपके विचारों की देन है। जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग आज आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, आप तक हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, ये विचार है। और ये इसी विचार को शाश्वत मानते हैं, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरी एक और बात कहते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार वास्तविक सत्ता मन की है, मनस पहले है, भौतिक तत्व बाद में। पहले मन में किसी भी वस्तु के प्रति विचार आता है, फिर वो वस्तु क्रियान्वयन स्वरूप हमको दिखाई पड़ती है। पहले हम अपने मन में किसी भी चीज़ के लिए विचार करते हैं, प्लान बनाते हैं, फिर हम उसको क्रियान्वित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, व्यवहारिक स्वरूप देते हैं, जो हमको दिखाई देने लगता है। हमारे विचारों से हम परिचित कैसे होते हैं? हमारे विचारों से हम जब व्यवहारिक रूप उसको देते हैं, जब वो व्यवहार में दिखाई देता है, तब हम अपने विचारों को मूर्त स्वरूप जो प्रदान करते हैं, तब वो हमारा विचार आपके सामने पहुंचता है कि हम सोच क्या रहे हैं इसके बारे में। अभिव्यक्त जब तक नहीं करते हैं, तब तक आपके विचारों के बारे में कोई जानता नहीं है। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि आदर्शवाद जो है वो विचारवाद है। और पता है, आदर्शवाद के प्रणेता प्लेटो, इनका नाम याद रखना मुख्य रूप से। आदर्शवाद में ऐसे तो बहुत से शिक्षा शास्त्रियों का आप नाम ले सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, कमेनियस, लेकिन जो भी आदर्शवाद को गति प्रदान किया प्रणेता के रूप में, हम प्लेटो को ही देखते हैं। प्लेटो का ही नाम प्रणेता के रूप में आता है। मानव आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनस चेतना युक्त
जीवन युक्त है, मनस चेतना युक्त एवं जीवन युक्त है। जब तक मानव के अंदर विचार ना हो तब तक हम उस मानव को चेतना युक्त जीवन जीना नहीं कह सकते, क्योंकि विचारहीन व्यक्ति का कोई अस्तित्व जीवन में नहीं होता है। तो मनुष्य के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है विचार, विचार युक्त जीवन। ठीक, एक समरी के आधार पर अगर हम देखें आदर्शवाद को तो राज्य का आधार नैतिक तथा मानसिक है। राज्य का आधार नैतिक तथा मानसिक है और वास्तविक सत्ता मन की है। राज्य का आधार नैतिक तथा समरी की बात करें तो राज्य का आधार नैतिक मानसिक, वास्तविक सत्ता मन की है। वास्तविक वास्तविक सत्ता मन की है। मानव जीवन महत्वपूर्ण है। ऐसे ही जितना हमने आपको बताया मानव जीवन मानव जीवन महत्वपूर्ण है। मन जीवन परिपूर्ण है। भौतिक नहीं, इस तरह के ढेर सारे टॉपिक भौतिक द्वारा संभव नहीं है। प्रकृति तथा पुरुष में सामंजस्य, प्रकृति तथा पुरुष में सामंजस्य, ये हमारे आदर्शवाद, ये जो हमारा आदर्शवाद है इन सारी चीज़ों पर आधारित है। जब भी हम बात किसी चीज़ की करते हैं तो इन सारी ये आदर्शवाद की करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको बताएं आदर्शवाद और प्लेटो,
इसके जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, आदर्शवाद के पश्चिमी दर्शन में दो मुख्य धाराएं दिखाई पड़ती हैं। दो मुख्य धाराएं दिखाई पड़ती हैं। पहली प्लेटो और उसके अनुयायियों की है, जो उनके अनुयायी थे प्लेटो के, उनकी धारा है। दूसरी विचारधारा हेगल, क्रोसे तथा जेंटाइल और उनके अनुयायियों की है। प्लेटो ने कहा, प्लेटो के अनुसार आदर्शवाद विचारों की सार्वभौमिक सत्ता है। प्लेटो ने कहा कि आदर्शवाद जो है वो विचारों की सार्वभौमिक सत्ता है। प्लेटो ने कहा कि आदर्शवाद आदर्शवाद का दृष्टिकोण, जब इसके दृष्टिकोण की बात करें हम, आदर्शवाद प्लेटो की बात करें तो आदर्शवाद में दो धाराएं हैं, दो धारा मानी जाती है। पहली है, दो है, तो पहली धारा है प्लेटो की, दूसरी धारा है हेगल, जेंटाइल आदि। तो प्लेटो जो मानता है, प्लेटो कहता है कि विचारों की सार्वभौमिक सत्ता है। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि विचारों की सार्वभौमिक सत्ता है। ये विचार केवल मानसिक नहीं है, ये विचार आद्य रूप हैं और इनका महत्व है। ये प्लेटो का विचार है। केवल विचार ही सत्य है, हमें और अन्य चीज़ें जो हैं ज्ञानेंद्रियों से जो है, किंतु विचारों का ज्ञान मन से होता है। उन्होंने बताया कि हमें पुद्गल का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से होता है, किंतु विचारों का ज्ञान मन से होता है। विचारों का ज्ञान मन से होता है। विचार सामान्य होते हैं, विशेष के नहीं। विशेष पदार्थों से प्रेम एवं उनका ज्ञान केवल सम्मति के स्तर का होता है, वह यथार्थ ज्ञान नहीं होता। यहाँ ज्ञान तो वह है जो ज्ञानेंद्रियों से परे है। ज्ञान वह है जो ज्ञानेंद्रियों से परे है। इस भौतिक जगत के पीछे, इस भौतिकता के पीछे ये विचारवाद को मानते हैं, तो इस भौतिक जगत के पीछे, भौतिक जगत के पीछे क्या है? एक विचार है। अगर विचार ना होता तो भौतिक जगत की उत्पत्ति ना होती। विचारात्मक जगत का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान। प्लेटो मानता है कि ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत के पीछे एक विचार है, विचारात्मक जगत है, और यही वास्तविक ज्ञान है। इस तरह से प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य छात्रों को विचारात्मक जगत का ज्ञान प्रदान करना। प्लेटो मानता है कि चरम सत्य का दर्शन कराना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य चरम सत्य का दर्शन कराना होना चाहिए। कुछ विचार शाश्वत एवं निश्चित होते हैं, यही अनश्वर विचार शिक्षा के केंद्र बिंदु में होने चाहिए। ये मानना है प्लेटो का। प्लेटो ने और भी ढेर सारी चीज़ें बताई, जिसमें बताया कि विचारों का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए। कुछ विचारों के चारों तरफ जो पाठ्यक्रम बनेगा, वो बच्चों को विचार जगत से बच्चों को अवगत कराएगा, लोगों को अवगत कराएगा। और बताया इन्होंने कि कुछ विषय पाठ्यक्रम के अनुसार वैकल्पिक भी हों,
भौतिक जगत का वैकल्पिक विषयों के रूप में ज्ञान कराया जा सकता है। सत्य जो होता है वो हम बालक के मन में पहले से ही विद्यमान है। बालक के लिए शिक्षा का कार्य नए सत्य देना ना हो करके बालक के मन में जो विस्मृत हुए सत्य हैं उन्हीं को जागृत करने का कार्य करना है। बाकी और अलग से कुछ शिक्षा के कार्य में उनको नहीं देना है। ये जो आदर्शवाद और प्लेटो है, प्लेटो का मानना है कि जो भी कार्य है शिक्षा का, जो भी सिद्धांत है, जो भी विचार है, वो हम कैसे लोगों को विचारों से अवगत कराएंगे। भौतिक जगत के पीछे जो विचार है, विचारात्मक जगत है, प्लेटो कहता है कि व्यक्ति के मन में कुछ ऐसे सत्य हैं, छिपे हुए हैं, जिनको बाहर निकालना, उन सत्यों से लोगों को अवगत कराना विचारवाद का, आदर्शवाद की शिक्षा का कार्य माना जा सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टर्न में हम लोग हेगल के आदर्शवाद के साथ मिलेंगे। थैंक यू।